समूचे शरीर में जिस तरह से ये आपका सिर है, ये चेहरा है, सिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक उसी तरह से किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो वाक्य कभी सही नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट अगर सही पता चला तभी वो वाक्य सही बन सकता है। दूसरे वाक्य में दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलने का काम वे लोग करते हैं, अतः वे लोग करता है। कि हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में क्रिया अक्सर सबसे अंत में रहती है। हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं पुनः आप लोगों के लिए कुछ आवश्यक ग्रामर्स के रूल्स लेकर आया हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आगे इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम होने वाली है, इस मद्देनज़र मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कारक के महत्व के बारे में बताऊँ। कारक, अगर आपकी कारक अच्छी नहीं है, केस अच्छी नहीं है, तो आप टेंस, वॉइस, डिग्री या नरेशन कुछ भी सही नहीं बना सकते। वजह यह है कि हर चीज़ में कारक ज़रूरी है। आप कुछ भी बनाएं, टेंस बनाएं, वॉइस बनाएं, डिग्री बनाएं, नरेशन बनाएं, ये कारक सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आज अगर आप कारक अच्छी तरह सीख लें तो अनुवाद को सही आप बना सकते हैं, किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने देखा है, छात्रों से मैंने बात किया है और मुझे महसूस हुआ है कि कारक के मामले में छात्र बहुत कमज़ोर हैं। मैंने उनसे सवाल किया, हम लोगों का भाई लंबा है, हम लोगों का भाई लंबा है, ये सवाल किया तो उत्तर में आया वी आर टॉल ब्रदर। हम लोगों का के लिए वी का प्रयोग करते हैं, हम लोगों का, यह हम लोगों का संबंध कारक है, उसके लिए आवर का प्रयोग होना चाहिए। वहाँ छात्र वी का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने सवाल किया उसके दोस्त अच्छे हैं, तो बहुत सारे छात्रों ने उत्तर दिया ही इज गुड फ्रेंड। अजीबोगरीब आंसर देते हैं, यानी कि कारक की जानकारी नहीं है। तो इसलिए आज मैं आप सबों के सामने कारक लेकर आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पर ध्यान दें। किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध रहता है वही कारक कहलाता है। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द के साथ जो रिलेशन रहता है, जो संबंध रहता है, वही कारक कहलाता है। जैसे कि आप ऐसा महसूस करें कि आप जो हैं परिवार के दूसरे सदस्य के साथ आपका जैसा संबंध है वैसा ही उसे नाम दिया जाता है। यदि आप लड़का हैं तो आप किसी का भाई हैं, किसी का भतीजा हैं, किसी का चाचा हैं, मामा हैं, यानी कि जैसा रिश्ता आपका फैमिली के मेंबर के साथ है वैसा ही उसको नाम दिया जाता है। यानी कि आप परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ विभिन्न तरह के संबंध रखते हैं और जैसा संबंध रखते हैं वैसा ही उसे नाम दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जैसा भी संबंध रहता है, उस संबंध को जो नाम दिया जाता है वही कारक कहलाता है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में कितने तरह के संबंध रह सकते हैं? अंग्रेजी में मुख्यतः 4 संबंध संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ रखते हैं। उन्हें जाने कि संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य में कितने संबंध आपका अनेक संबंध हो सकता है। आप भाई हो सकते हैं, आप भतीजा हो सकते हैं, आप भांजा हो सकते हैं, आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, कल बड़ा हो के आप पति बनेंगे, चाचा बनेंगे, दादा बनेंगे, नाना बनेंगे। आपके अनेक संबंध हैं, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य में मुख्यतः 4 तरह के संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ रखते हैं संज्ञा या सर्वनाम। उन 4 तरह के संबंधों को जानना जरूरी है। तो आप देखें, संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में मुख्य 4 तरह के संबंध होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। नंबर बी ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। नंबर सी पॉसेसिव केस,
संबंध कारक, नंबर डी वोकेटिव केस, संबोधन कारक। ये 4 तरह के संबंध संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य के शब्दों के साथ रखते हैं। 4 के बाद 5वां संबंध नहीं रखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम मुख्य 4 तरह के संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ रखते हैं। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। नॉमिनेटिव केस का संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो रिश्ता रहता है जिसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं वो क्या है, तो इसे डिफाइन पहले करना है। इफ़ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में क्रिया के कर्ता की तरफ होता है तो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वह कर्ता कारक में रहता है। अब सवाल है कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कैसे हम समझेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है। तो आप सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का पहचान चिन्ह क्या है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट को वाक्य से निकालने के सूत्र क्या हैं, ये सारी चीज़ जानने होंगे। सब्जेक्ट यदि आप नहीं पकड़ सकें तो ये पता नहीं चल पाएगा कि नॉमिनेटिव केस में कौन सा नाउन या प्रोनाउन है। अगर ये आप जान रहे हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हैं तभी वे नॉमिनेटिव केस में हैं। तो सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट पहचानने के लिए आना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है वाक्य में, सब्जेक्ट के पहचान चिन्ह क्या हैं, सब्जेक्ट पहचानने के सूत्र क्या हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो अब सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट जो हैं वो किसे कहते हैं। ज़रा इस एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, बुलाने का काम मैं कर रहा है अतः मैं सब्जेक्ट हैं। इस वाक्य में कर्ता मैं, ये बुलाने का काम मैं कर रहा है अतः मैं ये सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलने का काम वे लोग करते हैं अतः वे लोग करता है। तो इस तरह से काम करने वाला वाक्य में कोई जो काम को पूरा कर रहा है वह सब्जेक्ट है। कौन काम कर रहा है, जो करने वाला है वही करता है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी वाक्य में वर्ब कहाँ हैं और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये देखना है। वर्ब क्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल ही सामान्य रूप से और आसान तरीके से क्रिया को पहचानना है। जो कोई भी काम हम करते हैं उसी काम को क्रिया वर्ब कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है। इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। वह किताब पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है, ये पढ़ने का काम हो रहा है और यही काम जो है, पढ़ने का काम जो हो रहा है यही क्रिया है। और एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में क्रिया अक्सर सबसे अंत में रहती है। ये पहचानने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे पढ़ता है, ये इस सेंटेंस के सबसे अंत में है। तो यहाँ क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। ये पढ़ना ये वर्ब है। हर एक क्रिया के साथ ना लगी हुई रहती है। पढ़ना, खेलना, जाना, टहलना, दौड़ना, ये ना लगी रहती। क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में ना लगी रहती है। पढ़ना, जाना, खेलना, दौड़ना, और ये हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। ये जैसे कि वह किताब पढ़ता है, पढ़ना। फिर हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी
खाते हैं, ये क्रिया है खाना। फिर ये हिंदी वाक्यांत में है, पढ़ना हिंदी वाक्यांत में है, खाना हिंदी वाक्यांत में है। यहाँ हम लोग कौन काम कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं। हम लोग रोटी खाते हैं, खाने का काम हो रहा है, इसलिए वर्ब क्रिया खाना है। तो हम आराम से समझ सकते हैं कि हिंदी वाक्य के सबसे अंत में क्रिया होती है। और अगर आपको क्रिया की जानकारी है तो आप आराम से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। इस सूत्र पर ध्यान दें, ये सूत्र है कर्ता के लिए, कर्ता पहचानने के सूत्र। बड़े से बड़े वाक्य में आप कर्ता पहचान सकते हैं। अगर कर्ता पहचानने के सूत्र मालूम हो तो क्या है सूत्र? कौन प्लस क्रिया बराबर कर्ता, ये सब्जेक्ट पहचानते हैं। कौन प्लस क्रिया बराबर कर्ता। जैसे कि वह किताब पढ़ता है, इस वाक्य को हम फिर उदाहरण में लेते हैं। वह किताब पढ़ता है। इसमें निकालना है कि कर्ता सब्जेक्ट कहाँ है, और जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस में रहेगा। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहेगा। पहले हिंदी वाक्य में देखते हैं, वह किताब पढ़ता है। यहाँ आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्रिया वर्ब वाक्य सबसे, हिंदी वाक्य सबसे अंत में रहती है। ये पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये अनुवाद। वह किताब पढ़ता है, पढ़ता है से पहले कौन लगाइए, कौन प्लस पढ़ता है। कौन पढ़ता है, अगर ये सवाल करें तो आंसर निकलेगा वह, और यही सब्जेक्ट होगी, यही सब्जेक्ट होगी। फिर दूसरा वाक्य, हम लोग रोटी खाते हैं। हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं। क्रिया यहाँ है वाक्यांत में, हिंदी वाक्यांत में खाते हैं। अब फिर सवाल करेंगे, यही ये है कर्ता पहचानने के सूत्र। कौन प्लस क्रिया, क्रिया है खाते हैं, तो खाते हैं से पहले सवाल करेंगे कौन, कौन प्लस खाते हैं, ये सवाल करें, आंसर होगा हम लोग, हम लोग, और यही होगी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होगी। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट को निकालना हो, पहचानना हो, तब क्रिया से पहले कौन लगा के सवाल करने से, क्रिया से पहले कौन लगा के सवाल करें तो उत्तर जो प्राप्त होगा, जो मिलेगा, वही कर्ता होगी, वही सब्जेक्ट होगी। और जो सब्जेक्ट होगी वो हर हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगी। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अच्छा, हम लोग रोटी खाते हैं, वी ईट ब्रेड। ये ही है सब्जेक्ट। ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि कर्ता हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहती है, ये नॉमिनेटिव केस में है। वी ईट ब्रेड, वी है सब्जेक्ट और ये नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में है। तो हर हमेशा कर्ता नॉमिनेटिव केस में रहती है। और तो ये क्रिया की कर्ता की तरह काम करने वाले नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में वर्ब के, नाउन या प्रोनाउन वाक्य में क्रिया की कर्ता की तरह काम करता है, तो वे नॉमिनेटिव केस में रहते हैं। ऐसा हम पहले जान चुके हैं। तो ये वर्ब रीड्स की कर्ता के रूप में ही आया है, ये नॉमिनेटिव केस में है। और इट वर्ब के कर्ता के रूप में भी आया है, ये नॉमिनेटिव केस में है। तो इस तरह से कर्ता पहचानने का सूत्र मालूम हुआ, आप देख लिए। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, जैसे बसंत में पेड़ों की डालियों में रंग बिरंगे फूल हर तरफ सुंदर नज़र आते हैं। ये क्रिया है, नज़र आते हैं। यहीं कौन लगा के सवाल करना है, कौन नज़र आते हैं, ये सवाल करेंगे।
बसंत में पेड़ों की डालियों में रंग बिरंगे फूल हर तरफ सुंदर नजर आते हैं। कौन नजर आते हैं? उत्तर जो प्राप्त होगा निकलेगा रंग बिरंगे फूल, ये उत्तर निकलेगा। कौन नजर आते हैं? आंसर रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल, ये सब्जेक्ट है। इस तरह से बड़े वाक्य से हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसी जगह, जैसे मंदिर के उस पार झील के किनारे बड़े से पत्थर के नीचे एक बड़ा घड़ियाल प्रतिदिन प्यासे जानवरों का शिकार करता है। फिर ये भर्व है यहाँ, शिकार करता है। इससे पहले आप कौन लगा के सवाल कीजिए, क्वेश्चन। कौन शिकार करता है? कौन प्लस शिकार करता है, कौन शिकार करता है? आंसर होगा एक बड़ा घड़ियाल, एक बड़ा घड़ियाल, और यही सब्जेक्ट है। यह एक सब्जेक्ट यही है। इस तरह से बड़े मंदिर के उस पार झील के किनारे बड़े से पत्थर के नीचे एक बड़ा घड़ियाल प्रतिदिन प्यासे जानवरों का शिकार करता है। यहाँ ये लास्ट में ये वर्ब है, क्रिया है। इससे पहले कौन लगा के सवाल किए, कौन शिकार करता है? उत्तर निकला एक बड़ा घड़ियाल, और यही सब्जेक्ट है। इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े वाक्य से आप आराम से इस सूत्र की मदद से सब्जेक्ट पता कर सकते हैं। और जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा वाक्य आप नहीं बना सकते। समूचे शरीर में जिस तरह से ये आपका सिर है, ये चेहरा है, सिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक उसी तरह से किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो वाक्य कभी सही नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट अगर सही पता चला तभी वो वाक्य सही लगता है। तो इसलिए सब्जेक्ट पहचानना, बड़े से बड़े वाक्य से सब्जेक्ट को निकालना, कैसे सब्जेक्ट निकालें, कहाँ है सब्जेक्ट, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और यही वो फार्मूला है, आप क्रिया से पहले कौन लगा के सवाल करके बड़े से बड़े वाक्य से आप सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। जब सब्जेक्ट निकल जाएगी तो आप आराम से वाक्य बना सकते हैं। ये कर्ता पहचानने का सूत्र बताए कि कर्ता कैसे पहचानते हैं। जो कर्ता निकला वही वो नॉमिनेटिव केस में होगी। ये कर्ता आपको पहचानने के लिए बताए। कर्ता की पहचान चिन्ह ने होती है, यानी कि जिस शब्द के बाद ने हो वही वाक्य की कर्ता होगी। इस तरह हिंदी वाक्य से आप देख के समझ सकते हैं कि कर्ता कहाँ है। ने जहाँ लगा होगा वह कर्ता होगा। जैसे उसने मुझे बुलाया, हम सबों ने मैच जीता, तुम सबों ने घर बेचा। इस वाक्य में उसने ये करता है, हम सबों ने ये करता है, तुम सबों ने ये करता है, यही है सब्जेक्ट, क्योंकि ने लगा हुआ है। जिस शब्द के बाद ने लगा हो वह देख करके पता चलेगा करता है। ऐसे नहीं पता चले तो फिर सूत्र जो बताए हैं उस सूत्र का इस्तेमाल करके आप आराम से कर्ता निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान देना ज़रूरी होगा
कि जिस शब्द के साथ ने लगी हो वह कर्ता होती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि इंग्लिश में कौन सब ऐसे शब्द आते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंस में कौन सब ऐसे शब्द हैं जो कर्ता के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में वे शब्द जो वर्ब से पहले आते हैं वे कर्ता सब्जेक्ट होते हैं और निम्न वर्ड्स अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में आते हैं। इंग्लिश में वे शब्द जो वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट हर हमेशा इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब से पहले आएगी, जहाँ वर्ब है ठीक उससे पहले सब्जेक्ट आती है। तो इंग्लिश में वे शब्द जो वर्ब से पहले आते हैं वे कर्ता होते हैं और निम्न वर्ड्स अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में आते हैं। कौन सा शब्द, जैसे कि नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। ये जानना जरूरी है कि कर्ता के रूप में क्या सब प्रयोग में आते हैं। आई, मैं, मैंने, इसका अर्थ है वी, हम लोग, हम लोगों ने, हम सबों ने, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, हम सबों ने, हमने। यू, तुम, आप, तुमने, आपने, तुम लोगों ने, तुम सबों ने, आप सबों ने, आप लोगों ने। ही, वह, उसने, उन्होंने। सी, वह, उसने, उन्होंने। ये पुरुष के लिए आती है, पुरुष के लिए। ये स्त्री के लिए। इट, वह, उसने। निर्जीव, निर्जीव के लिए। दे, वे लोग, उन लोगों ने, उन सबों ने। वे लोग, उन लोगों ने, उन सबों ने, उन्होंने। ये सारे जितने भी शब्द आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी सेंटेंस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं रोटी खाता हूँ। कौन खाता है? मैं, यानी मैं है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में आई ही आ सकता है, कर्ता के रूप में आई ही आ सकता है, क्योंकि कर्ता आई को ही लिख सकते, मी नहीं लिख सकते, मी नहीं हो सकता है। अगर मैं करता है तो इसके लिए क्या होगा? आई इट ब्रेड, आई इट ब्रेड। अच्छा, उन लोगों ने मुझे बुलाया, उन लोगों ने मुझे बुलाया। उन लोगों ने, कौन बुलाया? उन लोगों ने, ये सब्जेक्ट है, उन लोगों ने ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए, उन लोगों के लिए दे ही आ सकता है।
यहाँ दे की जगह देम नहीं दे सकते, देयर नहीं दे सकते, ने लगा है, ये करता है, सब्जेक्ट है। तो दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी, ये करता है। इस तरह से आप जैसे वह मुझे जानता है, वह के लिए ही आएगा, ही नोज मी। अब ही की जगह यहाँ अगर हिम दे दें, हिम, तो वो गलत होगा, क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट के रूप में यही सब शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, ये यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे शब्द इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ये जानना ज़रूरी है। और ये भी इंग्लिश में वे शब्द जो वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट हर हमेशा, ये आई सब्जेक्ट है वर्ब से पहले, दे सब्जेक्ट है, कॉल्ड ये वर्ब से पहले, ये नोज से पहले ही। तो हर हमेशा में सब्जेक्ट कहाँ आते हैं? वर्ब से ठीक पहले, वर्ब से ठीक पहले, वर्ब से ठीक पहले, यानी कि पहले सब्जेक्ट और तब वर्ब। तो सबसे पहले आपको वर्ब से ठीक पहले रखना होगा सब्जेक्ट को, और जब सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखेंगे तो ये इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ सामने है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो अभी हम देखें कि इंग्लिश में अगर हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो उसके सूत्र क्या हैं, सब्जेक्ट के पहचान चिन्ह क्या हैं। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ रहते हैं? वर्ब से पहले रहते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में कौन सब शब्द प्रयोग में आते हैं ये बता दिए। तो अब जरा देखिए, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के सूत्र निम्न हैं। अगर हिंदी वाक्य दिया रहे और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपको ये तो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि हिंदी वाक्य को कैसे अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये होगा सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव केस में बताएंगे, अभी हम आपको सिर्फ सूत्र बता रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे दूसरा, इसके बाद नॉमिनेटिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तब बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अभी इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और यहाँ पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखे हैं तो टू लगाए हैं, और पहले अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो टू नहीं लगता है, ये बाद में बताएंगे। पहले आप एक एक करके सब चीज़ को जानिए, एक ही बात सब कुछ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? वे शब्द जो मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में मदद करते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। कोई भी टेंस बनता है, यानी कि टेंस का अनुवाद बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगता है। प्रेजेंट टेंस के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किस टेंस का अनुवाद है। हेल्पिंग वर्ब ही टेंस को बदलता है। कोई भी टेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचान में आती है कि ये किस टेंस का अनुवाद है। हेल्पिंग वर्ब को देख के आप पता कर सकते हैं कि किस टेंस का अनुवाद है। तो मेन वर्ब से ठीक पहले, मेन वर्ब से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तो इससे टेंस का निर्माण होता है, टेंस बनाने में मदद ये करती है। वो सारा भी बताएंगे, टेंस किसको कहते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ बताएंगे। पहले आप देख लें कि सहायक क्रिया कितने होते हैं। कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 25वां नहीं बना है, 24 है, आपको याद रखना पड़ेगा। डू, डाई, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आउट, नीड, डेयर, मस्ट, यूज्ड, इतने, यानी कि 24 टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो भिन्न भिन्न टेंस के निर्माण में मदद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, टेंस बदलता चला जाएगा। कोई भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि किस टेंस का ये अनुवाद है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स भिन्न भिन्न टेंस के निर्माण में मदद करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एम लगाए हैं। फिर वे लोग दौड़ सकते हैं, वे लोग दौड़ सकते हैं, ये कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, और सामर्थ्य बताने के लिए, सामर्थ्य बताने के, पावर बताने के लिए, किसी व्यक्ति में क्या कैपेसिटी है वो बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के
टेंस के लिए भिन्न भिन्न तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बात और भी जानना होगा, ये हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताए, अब ये जानना पड़ेगा कि मेन वर्ब जो है वो किसे कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। मेन वर्ब किसे कहते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी काम जो हम करते हैं वही वर्ब है, और जो वर्ब है वही मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब आप मुख्य क्रिया में क्या सब आती है, मुख्य क्रिया बताए कि जो काम हम करते हैं वही क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहलाती है। तो मुख्य क्रिया में क्या सब आ सकता है, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, दौड़ना, टहलना, ये सारे मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब हैं। यानी जो कोई भी काम हम करते हैं वही काम जो है वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हम जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वह लिखता है, वे लोग स्कूल जाते हैं, मैं खाता हूँ, वे लोग दौड़ते हैं, हम लोग टहलते हैं। तो इसमें ये सारे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, दौड़ना, टहलना, ये सारे क्या है, मेन वर्ब्स हैं। तो आज यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर कल फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। नॉमिनेटिव केस के बारे में सब कुछ मैंने बताया, अब कल से ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और आप लोग बराबर देखते रहें, ये वीडियोज में सारे चीज़ बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस, फिर ये केस के बाद, केस ख़त्म होने के बाद फिर टेंस शुरू किया जाएगा। बारी बारी से सारे चैप्टर अच्छी तरीके से इजी वे में, ताकि आपको महसूस हो कि इंग्लिश द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है और है सही में, वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।